मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज एक बार। Yes, sir. ओके, चलिए। क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत आभार प्रेषित करता हूं। गाइस, अभी हमारा रिजल्ट जारी हो गया और कल हम उस पर चर्चा भी कर रहे थे। जो हमारा रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो कल की कक्षा में हमने बुलाया भी था अजय जी और उपासना मैम ने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को साझा किया कल की क्लास में, और काफी कुछ नया हमें जानने को मिला। आज जो हमारी क्लास है वो लॉजिकल रीजनिंग पे है, क्योंकि सारे ही टॉपिक, सारे ही यूनिट्स को हमें एक एक करके कवर करना है। जितने भी यूनिट्स हैं हमारे, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं, तो एक एक करके सारे यूनिट्स को हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी, तर्कशास्त्र तथा भारतीय दर्शन, ऐसा हमारा यूनिट, ऐसी हमारी एक इकाई है जिसपे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन हमारा चल रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, भारतीय दर्शन। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जो बेसिक बातें हैं मैंने आपको बताई थी कि लॉजिकल रीजनिंग मतलब तर्कशास्त्र। इसमें बेसिकली तर्क करने की विधि है, हम कैसे लॉजिक कर सकते हैं, किस प्रकार से साइंस को यूज करते हुए, विज्ञान को यूज करते हुए कैसे अपनी बातों को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, उसको ही लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। तो इस यूनिट में आपको बेसिकली लॉजिकल बनाया जाता है, तर्क संगत बनाया जाता है, कि आप अपनी बातों को मजबूती के साथ, विथ एविडेंस, साक्ष्य के साथ, है ना, फैक्ट के साथ एसोसिएट करके और अपनी बात को प्रूव करें। जो भी आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको साथ साथ सिद्ध भी करें। तो ऐसी बात इसमें आपको बताई जाती है लॉजिकल रीजनिंग में। भारतीय दर्शन जो हमारा टॉपिक है, इसी में जुड़ा हुआ है इंडियन फिलोसफी, तो वो भी इसी का एक पार्ट है, भारतीय दर्शन। तो उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। अभी शेयर कर रहा हूँ जो हमारा भारतीय दर्शन का टॉपिक है। एक सेकंड में आपसे लूंगा। तो गाइस, भारतीय दर्शन में क्या है कि बेसिकली आज से मान लीजिए कि 2500 साल पहले जो हमारे भारतीय संस्कृति की व्यवस्था रही है, आप सभी को पता है गाइस कि आज से 2500 साल पहले क्या था। आज से 2500 साल पहले गुरुकुल परंपरा था, है ना। भारतीय संस्कृति, भारतीय ट्रेडिशन, संस्कृत, संस्कृत को मतलब मुख्य भाषा के तौर पे देखा जाता था, संस्कृत को। ठीक है। तो उस समय जो गाइस पठन पाठन का हमारा क्रिया था, उस समय जो पठन पाठन की जो पूरी प्रक्रिया थी, तो उसको लेकर के भारतीय दर्शन हमें देखना है कि आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो हमारे पास व्यवस्था थी वो कैसी थी। उस समय पे क्या पठन पाठन का कार्य चलता था, किस तरह से पढ़ाई होती थी, वो सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपके साथ स्क्रीन एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। एक सेकंड बस। दिख रहा है? कोई दर्शन में देखिए, जो हमारा इंडियन फिलोसफी है, जो इंडियन फिलोसफी हमारा यूनिट है, आपको बता रहा हूँ, नोट्स में शेयर कर दूंगा इस। तो बेसिकली क्या है गाइस कि जो मीन्स ऑफ नॉलेज हमारा है, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन, उसको हमें विशेष, देखिए आपको भारतीय दर्शन में कि मतलब इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था थी हमारे भारत में। क्योंकि आपको पता है गाइस, भारत में व्यक्ति रहे हैं जो विदेश से, मान लीजिए कि भारत के बाहर के देश आते रहे, भारत पे अपना शासन भी किया बहुत लंबे काल तक। भारत पे हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेशी भूमि से, जैसे मुगल हमारे यहाँ पे करीब 200 तक रहे, उससे पहले मुगल तो खैर 700 साल रहे, ब्रिटिशर हमारे पास 200 साल रहे। तो काफी अन्य कंट्रीज के जो लोग हैं वो भारत आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को बदला। यहाँ पे आकर के जो शिक्षण की पद्धति है, व्यवस्था है, उसको काफी प्रभावित किया। ऐसे में हमने अपने दर्शन को भूला। जो इंडिया में फिलोसफी है, जो इंडियन, जो इंडियन हमारा ट्रेडिशन है, उसको हम बहुत हद तक भूल गए। ऐसे में क्या है गाइस, ये एक ऐसा काल है जब हम अपनी संस्कृति को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, फिर से रिजुविनेट कर रहे हैं, मतलब पुनर्जागरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है।
तो ऐसे में भारतीय दर्शन पढ़ने पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, इंडियन फिलोसफी हमें क्यों पढ़ना है, तो मेन करके गाइस इंडियन फिलोसफी हमें इसलिए पढ़ना है ताकि भारत की संस्कृति से रूबरू हो पाए और हम ये जानते हैं कि भारत का कल्चर कैसा रहा है। भारत आज से 3000 साल पहले भी वैज्ञानिक पद्धति से चलता था। आज से 3000 साल पहले हमारे यहाँ पे साइंस था, हमारे यहाँ पे लॉजिक था, हमारे यहाँ शोध और एक से एक मतलब फाइंडिंग्स निकल कर सामने आते, जिस चीज को समय के साथ दबा दिया गया, जो भी फॉरेन कंट्रीज आए हमारे देश में, तो काफी हमें क्षति हुई। ऐसे में फिर से एक ये समय आया है जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को अच्छे से जान पाए। ठीक है, तो भारतीय दर्शन बेसिकली संस्कृत से जुड़ा है, तो जो संस्कृत के स्कॉलर होते हैं उनका तो ये सिलेबस का पार्ट है, उनको तो अच्छे से आता है और सब्जेक्ट उनको कई तकलीफ होती है। संस्कृत से ही भारतीय दर्शन का जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत में सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। दूसरी बात यह गाइस कि भारतीय दर्शन में लॉजिक इसलिए था क्योंकि जो चीजें देखी जाती है, मेरी आवाज ठीक नहीं है? एम आई नॉट? नो सर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर, आपका वॉइस बहुत अच्छा, ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ऐसे अगर हो जाए तो थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी गाइस मेरी आवाज आ रही है ठीक अब? जी सर। अब ठीक आ रही होगी वैसे। ठीक है ना, मेरी आवाज अब आ रही है प्रॉपर? यस सर, अभी ठीक है। चलिए ओके। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारा इंडियन फिलोसफी है वो कितना साइंटिफिक है, कितना लॉजिकल है, इस चीज को हमें समझना है। क्योंकि भारतीय दर्शन बेसिकली जो इसका ओरिजिनेशन है ना वो संस्कृत से है। क्योंकि आज से मान लीजिए कि 2000 साल पहले संस्कृत विषय ही चलता था, उसी से इन सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है। जो भारतीय हम कह सकते हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको आप कहते हो, तो उसमें ये सारी बातें दी गई है। अब क्या है गाइस कि बिंग इंडियन हम सभी लोग भारत में रहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को क्या मानते हैं? बैकवर्ड। हमें लगता है कि यार इंडियन जो भी है वो थोड़ा मार्जिनलाइज्ड है, बैकवर्ड है। ऐसे में अब क्या है, सिलेबस काफी अपडेट आया है। आपको इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि आप भारत से हैं, आप भारत की संस्कृति से हैं, और भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है। और आज से इतने वर्षों पहले जब मतलब बहुत सारे देश एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, है ना, बहुत सारे देशों का नामो निशान नहीं था यूरोप वगैरह का, उस समय पे भारत कितना लॉजिकल था, कितना साइंटिफिक था, भारत में कितने रिसर्चेस थे, कितनी फाइंडिंग्स थी, कितना शोध था। तो इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए आपका भारतीय दर्शन का जो हमारा एक टॉपिक है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, ऐड किया है सिलेबस में। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में गाइस उस समय की अगर हम बात करें तो दृश्य, दृश्य मतलब होता है टू सी, किसी चीज को देखना। तो दृश्य का यानी दृष्टि का बड़ा महत्व था। यानी अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो देखने का मतलब क्या है गाइस, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उसका बोध होता है। आपने मुझे देखा तो आपको मेरा बोध है। अब मैं आपको बाजार में भी कहीं मिलूंगा तो आप पहचान जाइएगा, हाँ ये राहुल सर है।
आपने किसी भी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु को देखा, किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी सामान को देखा, किसी महिला को देखा, पुरुष को देखा, जिस भी चीज को हम देखते हैं तो उसका क्या होता है गाइज, एक रिकॉर्ड हो जाता है। हमें ये पता कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करता है। जिस चीज को आपने कभी देखा ही नहीं तो उसके बारे में आप कैसे दावा पेश कर सकते हो भाई ये एग्जिस्ट करता है। तो उस समय भी गाइज देखने का बड़ा महत्व है कि आप किस चीज को देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। इसके साथ ही साथ गाइज मीन्स ऑफ नॉलेज तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय दर्शन में। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, यानी कि हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। इट मीन्स अब पहले टाइम में क्या होता, शास्त्रार्थ होता था कि आपको कितना ज्ञान है, जिसको जितना ज्ञान होता था उसका उतना सम्मान होता था, विद्वता का बड़ा महत्व था, है ना, कि कौन कितना बड़ा विद्वान है, किसको कितना ज्यादा नॉलेज है। तो नॉलेज पाने के टोटल का ही 6 माध्यम माने जाते हैं, यानी देर वर ऑल टोटल 6 मीन्स ऑफ नॉलेज, जो मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के साधन रहे हैं भारतीय दर्शन में। वो टोटल कितने रहे हैं, 6। ठीक है, तो छह साधन में कौन कौन से रहे गाइस। अगर हम 6 साधन की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है प्रत्यक्ष, है ना। सबसे पहला हमारा क्या आता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बाद हमारा आता है अनुमान, अनुमान के बाद आता है उपमान, है ना। उपमान के बाद हमारा क्या आता है, शब्दा। ठीक है, और शब्दा के बाद आता है अर्थपत्ति। ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, आपको शायद दिखे। तो गाइज ये 6 मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन कहे जाते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है गाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को जब आप गाइज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखते हो, है ना, किसी भी चीज को जब आप किसी भी चीज को मान लीजिए कि आपने अपनी आंखों से देखा, सुना, जिसको आप सेंस ऑर्गन कहते हो ना, ज्ञान इंद्रिया, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। यहाँ पे जितनी चीजें आपको दिख रही है, आपको आंख दिख रहा है, आपको कान दिख रहा है, नाक दिख रहा है, स्किन दिख रहा है, टंग, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन कहे जाते हैं। ये जो 5 हैं हमारे, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, ये 5 क्या है गाइस, सेंस ऑर्गन। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये माना जाता है कि आपके ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये जो आपको दिख रहा है फेस पे, ये पांचों इंद्रियां है ना, इसके माध्यम से जो भी नॉलेज आपको मिलता है वही सच है। आपने आंखों से किसी को देखा तो उसको झुठला तो नहीं सकते ना। आपने मुझे देखा, आपने मुझे सुना, तो कल को ये कोई झुठला तो नहीं सकता कि हाँ भाई राहुल मिश्रा इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, कर सकता, ऐसा तो कोई नहीं कर, क्योंकि आपने मुझे देखा है, मुझे सुना है, मुझे महसूस किया है ना। तो गाइस सेंस ऑर्गन का बड़ा महत्व है प्रत्यक्ष में, कि प्रत्यक्ष मतलब कि किसी चीज को आपने देखा है, सुना है, टेस्ट किया है ना, या आपने फील किया है, तो वो सारी चीजें क्या मानी जाती है, सच मानी जाती है। दूसरा गाइस कि इनडायरेक्ट, मान लीजिए कि किसी चीज को आपने खुद से नहीं भी देखा, लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने आपको किसी का मान लीजिए कैरेक्टराइजेशन किया कि हाँ भाई किसी व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ऐसा व्यक्ति था या है, उसके ये गुण है, वो यहाँ रहता है, ऐसा खाता है, तो उसके बारे में भी आप दावा पेश कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा है। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब गई जब आप किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है देखते हो, सुनते हो, समझते हो। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है गाइस अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज जो जो चीज होना है भविष्य में, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो होनी है भविष्य में, लेकिन उसको लेकर के दावा हम पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बारिश होनी है, आपने देखा कि क्लाउड्स बिल्कुल डार्क हैं, बिल्कुल घने घने बादल है, तो उसको देख करके गाइस आप ये मतलब लगा लेते हो, एक एज्यूम कर लेते हो कि 1 घंटे में बारिश होगी, या आधे घंटे में बारिश होगी, या आज बारिश होगी, या कल हो सकती है। ऐसी कई सारी चीजें होती है ना जिसको लेकर के हम अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी क्लास 10 बजे से चलती है, आपको 10 बजे तक लिंक नहीं मिला, क्लास का लिंक नहीं मिला, 10 बज गया, तो आप ऐसा अनुमान लगा लेते हो कि यार आज ना सर क्लास नहीं लेंगे। होना है मतलब जो चीजें होनी बाद में है, होनी कब है, भविष्य में, फ्यूचर में, लेकिन उसको लेकर के आज ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि यार ऐसा होगा। कोई चीज मान लीजिए 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, लेकिन उसको हम अपने अनुभव के आधार पे, अपने पूर्व जो हमारा नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे हम पहले ही उसको भांप लेते हैं, भाई ऐसा हो सकता है। तो यही तो अनुमान है, इन्फरेंस। और इससे गाइज मैक्सिमम नॉलेज हमारे को मिलता है, मैक्सिमम नॉलेज। क्योंकि हमारा जो अनुभव है, जो हम मान लीजिए कि हम हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, संघर्ष करते हैं, है ना, तो
इससे क्या होता है गाइस कि हमारा अनुभव बनता है, हम एक्सपीरियंस भी होते हैं, हमारा प्रीवियस नॉलेज भी है, तो उसको जोड़ करके क्या होता है कि हम आगे होने वाली चीजों को एक इंट्यूशन के तहत पता लगा लेते हैं, भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो दैट इज अनुमान। ये एक बहुत ही प्रचलित माध्यम है, बहुत ही पॉपुलर मीन्स है टू गेन नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने का। ठीक है। तीसरा है गाइस उपमान। उपमान का मतलब क्या है? जहां पे गाइस आप कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन मतलब तुलना। जैसे मान लीजिए कि गाइस आपने दो देश के बीच तुलना किया, भारत और नेपाल। अब आपको भारत और नेपाल के बीच चीजों को समझना है, भाई भारत में क्या बेहतर है और नेपाल में क्या बेहतर है, भारत में क्या बेहतर है और अमेरिका में क्या बेहतर है, भारत में क्या बुरा है अमेरिका में। तो जब आप किसी भी दो चीज की तुलना करिएगा तो आपको नया नया चीज पता लगता है। चाहे किसी दो व्यक्ति के बीच तुलना करिए, अब आप नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के बीच तुलना करिएगा तो बहुत तरह की बात पता लगेगा ना। अभी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो दोनों के कार्यकाल को कंपैरिजन करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि उनके समय में क्या काम होता था जो अभी नहीं हो रहा है, और अभी क्या काम हो रहा है जो उनके समय नहीं होता था। माने दोनों में कौन बेहतर है और क्यों, है ना, कौन बेटर है और वाई, ऐसा। तो तुलना करना, तुलना करने से क्या होता है गाइस कि हमें कई नई चीजों का माने पता लगता है। और इसके साथ ही साथ उपमान का मतलब एनालॉगी से भी। एनालॉगी मतलब कोरिलेट करना, यानी जब हम किसी एक चीज को पढ़ते हैं ना तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजों का विश्लेषण हमारे दिमाग में आने लग जाता है। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एक चीज पढ़ा दिया, तो आप क्या करिएगा कि उस चीज को समझने के बाद उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना उसको आप खुद ब खुद समझने लगोगे। तो इसको कहते हैं गाइस एनालॉगी, उपमान। तुलना करना या सह संबंध, कोरिलेट करके पता लगाना। मान लीजिए गाइस कि हम मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो उस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बस उसी टॉपिक का आपको उससे मिलता जुलता जो जो चीज है वो सब आप खुद ब खुद समझने लग जाओगे कि हाँ भाई सर ने ऐसा बताया था, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो ये तो मैं खुद कर लूंगी, ये तो मैं खुद कर लूंगा। तो ये भी होता है उपमान। ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा साधन, एक बहुत अच्छा मीन्स माना जाता है कि आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद खुद ब खुद आप उसको इलेबोरेट कर लेते हो, उससे जुड़ी और बातों का खुद ब खुद पता कर लेते हो कि इससे जुड़े और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ऐसा आप कर लेते हो। चौथा है गाइस शब्दा। शब्दा का मतलब क्या होता है? वर्ड, टेस्टिमनी। जैसे हमारे पास, हम कहते हैं ना मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, मेरे पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस। उसी प्रकार से गाइस शब्द का भी बैलेंस होता है। जिस प्रकार से हम लोग पैसों को मतलब बैलेंस बनाते हैं, संग्रह करते हैं, एक एक पैसा जोड़ के बहुत पैसा बनता है। इन द सेम वे गाइस शब्दों का भी संग्रह पैसे की तरह हमें करना चाहिए। जैसे आप हर दिन अगर कमाते हो तो जोड़ते हो कि भाई चलो सेव करते हैं, चलो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से हम लोग शब्द का संग्रह करना भूल जाते हैं। अगर आप पैसों की तरह शब्द का भी संग्रह करेंगे, कलेक्शन ऑफ वर्ड आपके पास बहुत ज्यादा होगा। आज मान लीजिए 10 है, कल 20 हो जाए, आने वाले 6 महीने में आपके पास मान लीजिए 2000 नया वर्ड हो जाए, तो आपसे मतलब बहुत इंटेलिजेंट आप हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ हो जाएगी ना। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नए पता लग जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आपकी समझ जो है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो ऐसे में शब्द, इसलिए गाइस पहले टाइम पे तो देखिए इंटरनेट होता नहीं था, डिक्शनरी होता नहीं था। क्या आज से 2000 साल पहले कहाँ डिक्शनरी होता था? आज से 2000 साल पहले कहाँ इंटरनेट होता था? उस टाइम तो लोग मतलब ऐसे ही वर्ड को याद करते थे, वर्ड को समझते थे, उसी को डिफाइन करते थे, उसी को इलेबोरेट करते थे। तो पहले शब्दों का संग्रह मतलब दिमाग में हमारे पास हजारों हजार वर्ड सेव होता था। कोई भी वर्ड मैंने आपको बोला तो उसका विश्लेषण आप कर पाते थे। अब तो आज के समय में क्या हो गया कि हम लोग बड़े अपंग हो चुके हैं, हम लोग याद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया कोई सा वर्ड है नहीं पता, और तुरंत हम उसको गूगल कर लेंगे, तुरंत हम उसको जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी पे है, हमारे पास ऑनलाइन भी है, तो स्मार्ट डिक्शनरी पे तुरंत देख लिया क्या मीनिंग है, याद करने की जरूरत ही नहीं। पर शब्द शब्द का मतलब है कि कितना आपको ज्ञान है शब्दों का, कितना शब्द का भंडार आपने रखा हुआ है। तो जितना शब्द का भंडार आपके पास होगा उतना आप मतलब विद्वान होंगे, उतने शब्दों को, उतनी चीजों को समझ पाएंगे, उतना विश्लेषण कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे, उतनी अच्छी तरीकों से लिख पाएंगे। शब्द, बिना शब्द के क्या लिखोगे आप? बिना शब्द के क्या बोलोगे? बिना शब्द के क्या पढ़ोगे? बिना शब्द के क्या पढ़ाओगे? तो शब्द का तो होना चाहिए ना। जिसके पास जितना शब्द है वो उतना विद्वान है, उसके अंदर उतनी मेच्योरिटी है, उतना इंटेलेक्चुअल है, उतना इंटेलिजेंट है। तो शब्द का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये भी एक बहुत ही मतलब बड़ा मीन्स ऑफ नॉलेज माना जाता है।
बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो है इसको क्या कहते हैं कि साधन मतलब माना जाता है ना। इसके बाद हमारा एक होता है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब क्या है? अर्थपत्ति का मतलब होता है गाइस मीनिंग। मान लीजिए कि जो चीजें हमारे लाइफ में हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में क्या होती हैं, हो चुकी होती है हमारे लाइफ में या मान लीजिए किसी और के लाइफ में। तो जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, ये हमें पता है, ये हमने किताब में पढ़ा है, या किसी का हाथ जला है तो हमने देखा है। तो जरूरी नहीं है कि हम भी प्रैक्टिकल करें कि आग में हाथ डालें तब पता लगे हाथ जलता है। तो अर्थपत्ति का मतलब क्या है गाइस? दैट व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड। हमारे आसपास हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ घटना इंसिडेंट चलता रहता है, होता रहता है। तो अर्थपत्ति का मतलब यह है कि जो चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं, उससे आप आइडिया लीजिए, उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, उससे आप नॉलेज लीजिए, और वो चीज अगर अच्छा है तो उसको रिपीट करिए, अच्छा नहीं है तो रिपीट मत करिए। तो अर्थपत्ति यानी जो चीजें मान लीजिए कि हमारे जीवन में हो चुकी हैं, या आपके आसपास मान लीजिए हम लोग मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं या किसी की भी किताब पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने क्या किया कि सफल हो गया, इस व्यक्ति ने ऐसी क्या गलती की जो असफल हो गया। तो उस चीज का हम अनुकरण करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं ना, दैट इज अर्थपत्ति। कि सर्कमस्टांसेस को समझने लग जाते हो आप कि किस परिस्थिति में कैसा आपको बिहेव करना है, किस सर्कमस्टांस में कैसा बिहेव करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो चीजें, दैट इज कॉल्ड अर्थपत्ति। अर्थ मतलब मीनिंग, पत्ति मतलब जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं उसको समझिए, जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं उसको समझिए और उस हिसाब से बिहेव करिए। व्यवहार वैसा आपका होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार। ठीक है। और लास्ट है गाइस अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या है? नॉन परसेप्शन। इसका मतलब गाइस जो हमारे पास नहीं है, हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसका हमें बहुत बोध होता है। मान लीजिए अभी जैसे गर्मी का सीजन कई जगह पे है, कई सारे जगहों पे बिजली की बड़ी दिक्कत है, कई सारे गांव में बिजली है ही नहीं। तो जहां पे बिजली नहीं है उन लोगों को बिजली का महत्व का बड़ा पता है कि यार काश मेरे यहाँ बिजली होती, काश मेरे यहाँ पंखा होता, काश मेरे यहाँ कूलर होता, काश मेरे यहाँ एसी होता, तो मुझे इतनी गर्मी नहीं होती, मैं कंफर्ट फील कर पाता, है ना। तो एब्सेंस यानी जो चीज आपके पास नहीं होगा ना उसका बड़ा आपको महत्व होगा। आपके पास परिवार है बहुत बड़ा, परिवार में बहुत लोग हैं, तो आपको परिवार का उतना महत्व समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ठीक है यार कौन सी बड़ी बात है, सब फैमिली होता है। जिसका फैमिली नहीं है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके पास मान लीजिए कोई इंसान नहीं है, तो उसको बड़ा पता लगता है भाई कि इंसान का क्या महत्व होता है जीवन में। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा का महत्व तो बहुत पता होता है। आप देखते हो जिसके पास पैसा नहीं होगा एक एक पैसे को बड़ा संभालेगा कि यार इसको बुरे दिन के लिए जोड़ो। जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसे को समझेगा ही नहीं, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं, उसको पता है मेरे पास बहुत है, जो होगा देख लेंगे। तो अनुपलब्धि का मतलब क्या है इसकी, जब आपके पास चीजें नहीं होती है ना तो उसका आपको बहुत महत्व मतलब पता होता है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता होता है, आप उसको बड़े समझने लग जाते हो। इसलिए देखते हो जिसके पास कमी होती है वो कम समय में मैच्योर हो जाता है। जो गरीब घर का बच्चा है वो 15 साल में बड़ा हो जाता है, और जो बहुत बड़े फैमिली का, रिच प्रॉस्पेरस फैमिली का है, 40 साल में भी बच्चा है। मान लीजिए आप बहुत बड़े घराने में आप जन्म लिए सिल्वर स्पून के साथ, तो 40 साल में भी आपके अंदर बचपना हो सकता है। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है, जो बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे पढ़ रहा है, वो 12 साल में आपसे ज्यादा समझदार हो जाएगा। उसको पता है कैसे कैसे मुझे सरवाइव करना है, क्योंकि उसने कमी देखी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में गाइस एब्सेंस का बड़ा महत्व है। यही कारण है आप देखते होंगे कि भारत की संस्कृति में चाहे आप राम हो, चाहे रावण हो, चाहे कर्ण हो, कोई भी हो आप, मतलब राजा के बेटे हो, चाहे आप सूत पुत्र हो, या किसी भी परिवार से, आपको गुरुकुल जाना ही पड़ता है। अच्छा, गुरुकुल में कोई राम और रावण और कोई कर्ण नहीं, गुरुकुल में सब समान होते थे। सभी को सादा जीवन, उच्च विचार रखना पड़ता था, सभी को भिक्षा मांगना पड़ता था, चाहे आप कितने भी बड़े महाराज के पुत्र हो, राजा के बेटे हो, उससे फर्क नहीं। गुरुकुल में जो भी आप रहते थे 15 साल 20 साल, तो आपका जो है आपको एक ही तरह का जीवन जीना है, कोई आपको स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलती थी, ताकि आप समय के साथ मैच्योर हो जाएं। आप समय के साथ क्या हो, परिपक्व हो जाएं, आपको जिंदगी कैसी जीनी है, कैसे चलानी है, कमी क्या होता है, कैसे एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा प्रबंधन, तो इसके लिए आपको गुरुकुल भेजा जाता था। भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि बड़े बड़े राजा के बेटे भी गुरुकुल जाते थे, और वो रहते थे 15 साल 20 साल वहीं रहते थे, वहीं लकड़ी काट के लाते थे, वहीं भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, वही बनाते थे, खाते थे,
खुद से झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद खुद से करना होता था, झाड़ू भी खुद, पोछा बर्तन जितना होता था, खुद खाइए खुद बर्तन धोइए, इस तरह की स्थिति, चाहे आप कितने भी मतलब बड़े से बड़े राजा के बेटे रहे। तो समय के साथ मैच्योरिटी, अब आज के टाइम पे क्या है गाइस कि आज के टाइम पे पेरेंट्स ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर उस टाइम पे सोचिए कि कितनी मतलब पेरेंट्स, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो लोग भी अपने बच्चे को भेजते थे, जैसे ही 5 साल हुआ भेज दिए गुरुकुल। अब गुरुकुल में गुरु और गुरु माता के मतलब की गाइडेंस में वो लोग रहते थे। गुरु और गुरु माता, तो वहाँ कोई फैसिलिटी तो होती नहीं थी, ऐसे ही कुटिया होता था, वहाँ क्या फैसिलिटी होगा, जंगल के बीचों बीच कोलाहल से दूर, तो वहाँ क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, खुद से सब काम करिए, खुद से पढ़िए। तो समय से आपको जब कमी होती थी तो वो मजबूत बनते थे अंदर से, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से स्ट्रांग बनते थे। फिर जब बड़े हो जाते थे तो आते थे, फिर अपना राजपाट संभालते थे। तो ये चीज गाइस क्या है ना कि हमें अपने जीवन में कि अनुपलब्धि, आपके जीवन में जितनी कमी होगी उतना आप मतलब समझिएगा कि भाई हमको कैसे करना है, हमें सरवाइव कैसे करना है, आगे कैसे अपने आप को जिंदा कैसे रखना है, बड़ा कैसे बनाना है, सक्सेस कैसे पाना है, मोटिवेट। तो ये सारे गाइस ज्ञान प्राप्ति के साधन, प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुपलब्धि से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। तो ये 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन भारतीय ज्ञान परंपरा में बताए गए हैं कि इसके माध्यम से आप नॉलेज एक्वायर करो, जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष का मतलब कि जितना चीजों को देख सकते हो, जितना घूम सकते हो, देशाटन कर सकते हो, एक्सकर्शन। अब कोई कोई बहुत घूमते हैं, घूमिएगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हो, नए नए वहां देख रहे हो, अपने आंखों से देख रहे हो चीजों को, तो और समझ में आती है कि अच्छा ऐसा था क्या, इस तरह की बातें थी क्या, या कुछ, या नहीं जा पा रहे हैं किताब के माध्यम से। अब तो मान लीजिए कि यूट्यूब और इंटरनेट, 3D एनिमेशन, तो उसकी मदद से आप देख रहे हो कि अच्छा ऐसा होता था, इस तरह की बातें थी, ऐसा चलता था। तो प्रत्यक्ष, अनुमान भी वैसा ही है कि आप अनुमान लगा लो कि यार ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उपमान हो गया, कंपैरिजन, तुलना कर रहे हो आप। शब्द हो गया, यानी वर्ड्स के थ्रू कितना शब्दों का संग्रह। अब आज मान लीजिए कि आप सभी लोग शशि थरूर को जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास वर्ड का स्टॉक है, उनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। यही तो खासियत है ना। बहुत सारे लोग हैं भारत में, लेकिन आप शशि थरूर को ही क्यों जानते हैं? आप सब लोग जानते हैं क्योंकि उनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। वर्ड का संग्रह उन्होंने अच्छा खासा कर लिया इंग्लिश का, तो यूज करते हैं जो किसी को नहीं पता होता है ना। तो वो चीज है, शब्द का संग्रह करना चाहिए हमें। पैसे जोड़ते हो वैसे ही शब्दों को जोड़ो, कलेक्ट करो अपने पास। अर्थपत्ति, सर्कमस्टांसेस को समझना और अनुपलब्धि है। तो ये मिला जुला के गाइस हमारे पास जो है 6 ज्ञान प्राप्ति के, है ना, 6 ज्ञान प्राप्ति के हमारे पास साधन है, और इन 6 को हम यूज कर सकते हैं टू गेन मैक्सिमम नॉलेज। ठीक है, इसके बाद गाइस हिंदू फिलॉसफी पे आते हैं। जब आप भारतीय दर्शन की बात करते हैं, खास करके हिंदू जो हमारा धर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग 6 अलग अलग स्कूल्स हुए। 6 अलग अलग जो है हमारे पास स्कूल्स हुए, जिसमें अलग अलग तरह की पाठ्यक्रम हमारी चली। जैसे आज हमारे पास कई तरह के है ना, कई तरह के थॉट्स हैं, कई तरह के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और हर जगह पे मान लीजिए कि अलग अलग तरह का पठन पाठन है, पढ़ाई का सिस्टम है। उसी प्रकार से उस समय भी ये 6 मेन स्कूल्स हुआ करते थे। इन 6 में से किसी एक स्कूल में आप एक्सपर्टी हासिल कर, यानी 6 अलग अलग स्कूल है, 6 में अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग पाठ्यक्रम है, अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग पैटर्न है। तो ऐसे कौन से 6 स्कूल थे जो उस दौर में चला करते थे? तो सबसे पहला स्कूल हुआ करता था गाइस उस जमाने में, जो फिलोसफी, वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, वैशेषिका, जिसके फाउंडर कौन थे? स्थापना किसने करी थी? ऋषि कनाद ने। तो ऋषि कनाद जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने गाइस वैशेषिका फिलोसफी को मतलब की स्थापना किया, जिसमें मेन आपको क्या पढ़ाया जाता था? लॉजिक एंड माया, साइंस ऑफ लॉजिक, कि किस प्रकार से आप तार्किक हो सकते हैं, तर्क भरी बातें करो। एक होता है अंधविश्वास, एक होता है बहस करना बिना मतलब के, एक होता है कि लॉजिक का मतलब क्या है? जहां साइंस है, जहां फैक्ट है, जहां एविडेंस है, जहां साक्ष्य है, वही लॉजिक है ना। मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं, उसके पीछे का साक्ष्य दूंगा तभी ना आप मानिएगा कि हाँ भाई ये बात ठीक है। मैं अगर आपको कोई बात बोलूं, उसके पीछे का कोई लॉजिक आपको ना दूं, तो आप उस बात को फिर क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो लॉजिक का होना बड़ा जरूरी है, साक्ष्य। ये आपको वैसे सिखा स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हाउ टू बिकम लॉजिकल, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लॉजिकलिटी के साथ बात कर सकते हो, अपनी अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ रख सकते हो, एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ, ताकि वो बात सिद्ध हो सके जो आप कह रहे हैं। और दूसरा का इस माया का फ्यूटिलिटी, मतलब जिसको कहते हैं ना माया, मोह,
तो दुनिया में क्या है कि माया मोह जो है, मतलब जो हमारे बिलोंगिंग्स हैं, जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये वैसा सिखा स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था। ऐसे ही एक स्कूल हुआ करेगा न्याया, जिसके फाउंडर कौन थे? ऋषि गौतम। न्याया स्कूल जो था, इसके फाउंडर कौन थे? ऋषि गौतम। ये सारे साइंटिस्ट हैं उस जमाने में, जिनको आप ऋषि कहते हो, महात्मा, ये सभी लोग उस जमाने के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, शोध करते थे, रिसर्च करते थे, और अपने स्कूल्स को भी फाउंड किया ताकि कई सारे बच्चे, मतलब उस समय पे छात्र लोग जो है वो पढ़ पाए, एनलाइटेंड हो पाए। तो न्याया स्कूल था एक, जिसके फाउंडर कौन थे? ऋषि गौतम। इनके स्कूल में क्या चलता था गाइस? लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, यानी ईश्वर का तर्क संगत खोज। हम कहते हैं ना ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे? तो साइंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, तर्क के थ्रू। ये आपको न्याय स्कूल में पढ़ाया जाता था कि ईश्वर का खोज करो, ईश्वर को प्राप्त करो, लेकिन कैसे? विज्ञान के थ्रू, लॉजिक के थ्रू देखो कि भाई ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, कहाँ गॉड रहता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका क्या साक्ष्य। तो इस तरीके से यहाँ बताया जाता था कि आप जो है परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे करा सकते हो। तो लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड। और फेजेस ऑफ क्रिएशन, मतलब कि इस दुनिया में जो इंसान आए वो कैसे बने, क्या उनका तरीका रहा, कैसे हमारा जनरेशन बढ़ा, कैसे इंसान बने। तो ये सारी बातें आपको न्याय फिलॉसफी में बताई जाती थी, जिसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? ऋषि गौतम। तीसरा का ही योग स्कूल था, योग फिलॉसफी, जिसके फाउंडर कौन थे? आपके पतंजलि ऋषि, महर्षि पतंजलि। ये इन्होंने योग स्कूल को फाउंड किया, जिसमें बेसिकली मेडिटेशन आपको बताया जाता था। जैसे आज भी हम लोग योग करते हैं ना, आप कहते हैं ना योगा एंड वेलनेस सेंटर, हमारे सिलेबस का भी पार्ट है अब तो, योगा एंड वेलनेस। तो उस समय पे गाइस ये मान के चलिए कि 3rd BC की बात है, 3rd BC, यानी आज से करीब 3000 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। उस समय पे ये स्कूल हुआ करता था, ऋषि पतंजलि हुआ करते थे, और इनके स्कूल में क्या बताया जाता था? मेडिटेशन करना, है ना, इनर हैप्पीनेस, ठीक है, या इस तरह की बातें जो आप ध्यान लगाते हो, ध्यान योग आप करते हो, समाधि करते हो, रिनंसिएशन करते हो। तो उस समय पे ये सारी चीजें कि कैसे आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हो, कैसे आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, फिटनेस मेंटेन कर सकते हो। तो उसका क्या, तो पूरा योग जो आज आप कर रहे हो ना, इससे ये सारी बातें आपको ऋषि पतंजलि की किताब में भी हमें मिलती है। तो ये उस समय पे था, मतलब 3rd BC में। आज ना ये इतना पॉपुलर हो गया, और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं 21 जून को। लेकिन आज से 3000, इसलिए तो कहा जाता है ना कि भारतीय जो योग दिवस है, योग की उत्पत्ति का है भारत में, योग का जो ओरिजिनेशन है वो भारत में है ना। तो हाँ भगावत बोल। तो महर्षि पतंजलि जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि इसके मतलब कि फाउंडर रहे हैं, है ना। इसके बाद गाइस एक स्कूल आता है सांख्य। सांख्य को किसने स्थापित किया? महर्षि कपिल। ऋषि कपिल नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सांख्य स्कूल बनाया। सांख्य फिलॉसफी में क्या बताया जाता था? तो एलिमिनेट फिजिकल एंड एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन। जो भी गाइस हमारा शारीरिक दुख है, हम कहते हैं ना कि भाई हमें बहुत तरह की दुख है, हम डिप्रेशन में है, हम स्ट्रेस में है ना, बहुत चिंता में है, हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं। तो जितने भी गाइस हमारे फिजिकल पेन है, हमारे मेंटल पेन है, उससे कैसे हम लिबरेट हो सकते हैं, माने उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको सांख्य में पढ़ाया जाता था। ठीक है जी। आज के समय में भी ये कितना प्रासंगिक है। आप कहते हो ना मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं मेंटली पीस मुझे नहीं लग रहा। तो सांख्य में जो है गाइस ये बात बताई जा रही कि कैसे हम फिजिकल पेन, मेंटल पेन, इनसे ऊपर उठना, लिबरेशन, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये सारी बातें आपको सांख्य में बताई जाती थी। महर्षि कपिल इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है। उसके बाद गाइस एक स्कूल आता था वेदांता। वेदांता के फाउंडर कौन थे? ऋषि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास आप जानते भी हो, है ना, महाभारत आई थिंक लिखा है वेदव्यास ने। तो महर्षि वेदव्यास, इन्होंने एक स्कूल फाउंड किया वेदांता, जिसमें क्या बातें बताई जाती थी आपको? एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। यानी हमारा जो सोल है वो कितना डिवाइन है। हम कहते हैं ना कि हमारा जो सोल है वो बड़ा प्योर है, हमारी आत्मा जो है वो बड़ी प्योर है। तो ऐसी बातें आपको वेदांता में बताई जाती थी कि भाई हमारे सोल का क्या महत्व है, और सोल कितना प्योर है, सोल कितना डिवाइन है, सोल कितना गॉडली है ना, ये कितना ईश्वरीय है। तो ऐसी बातें आपको वेदांता में बताई जाती थी। माया, क्रिएशन,
और लास्ट हमारा स्कूल है गाइस मीमांसा, जिसके फाउंडर कौन है? ऋषि जामिनी। तो मीमांसा में आपको क्या बताया जाता था? वेदास की इटर्नलिटी। हमारे जितने भी वेदास हैं, चाहे टोटल 4 वेद है ना हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेदास हैं हमारे पास, इसके इटर्नलिटी का मतलब क्या होता है? शाश्वत, जो कभी, जिसका ना कोई शुरुआत हो ना कोई अंत हो। तो ऋषि जामिनी ने जो है मीमांसा स्कूल को फाउंड किया, जिसमें आपको वेदास बताए जाते थे कि जो हमारे पास जितने भी वेदास है ना, वो सारे शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। आज से 3000 साल पहले भी वेद प्रासंगिक थे, आज भी है। 2025 में भी वेद में जो चीजें लिखी गई हैं वेदास में, वो आज भी सच हैं, 2025 में भी सच है, और आज से 1000 साल बाद भी वेदास जो है वो सच रहेगा, माने कि उसकी इटर्नलिटी मेंटेन रहेगी, वो शाश्वत है, उसका महत्व हमेशा बरकरार रहेगा। उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल, वो कभी भी झूठला नहीं सकता कोई। तो ऐसी बातें मीमांसा में आपको बताई जाए। तो ये 6 स्कूल है, ये 6 स्कूल गाइज हम कह सकते हैं कि उस जमाने में जब भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, या आप कह सकते हो वैदिक काल, जो वैदिक काल हमारा था 2500 ईयर बैक, तो वैदिक काल में ये सारे स्कूल्स हुआ करते थे, ये सारे फिलॉसफी हुआ करते थे, ये सारे हमारे महर्षि थे जो बहुत अपने आप में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो शोध करते थे, रिसर्च करते थे, इनके अपने फाइंडिंग्स होते थे। तो उन्होंने गाइज ये अलग अलग फिलॉसफी को, अलग अलग स्कूल को जो है इसकी स्थापना किया, इसको निर्माण किया। और उस समय में जो भी छात्र होते थे, तो किसी भी एक फिलॉसफी में एक्सपर्टीज अपना करते थे। मान लीजिए कोई वैसे सिखा स्कूल में, कोई न्याय में, कोई योग में, वेदांत में, मीमांसा में, सांख्य में, तो पाठन पाठन की व्यवस्था थी, वो इतनी सिस्टमैटिक थी, वो इतनी सिस्टमैटिक थी, माने इतनी व्यवस्थित थी, इतनी व्यवस्थित थी। ठीक है, इस तरीके से चीजें मतलब चला करती थी। तो ये सारे गाइस आस्तिक स्कूल में आते हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके आस्तिक स्कूल में आते हैं। जितने भी मैंने आपको 6 फिलॉसफी अभी बताया ना, सांख्य हो गया, वेदांता है, मीमांसा है ना, योग है, ये सारे आस्तिक स्कूल का मतलब क्या होता है? दोज हु एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी। जो हमारे वैदिक अथॉरिटी मतलब जो वेद में जो भी बातें बोली गई हैं, ऋग्वेद में जो बातें बोली गई, सामवेद में बोली गई, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो जो चारों वेदास में जितनी भी बातें बोली गई, उसको मानने वाले जितने लोग हैं, वो लोग कौन होंगे? आस्तिक होंगे। दूसरा पक्ष, एक और पक्ष आता है उस समय पे, जो नास्तिक। नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो वेद को नहीं मानते, जो हमारे 4 वेद, क्योंकि हिंदू फिलोसफी में वेदास का बड़ा महत्व है, वेद से ही हर कुछ निकला है, जितनी भी टेक्स्ट बुक वगैरह निकली या जो भी संस्कृत साहित्य बना, वो सारा वेदास से इंस्पायर्ड होके। तो ऐसे में गाइज कुछ लोग ऐसे भी थे जो नास्तिक थे। नास्तिक मतलब जो वेद को नहीं मानते थे, कहते थे जी वेद में जो बातें कही गई है ये बेकार बातें हैं, ये झूठी बातें हैं, है ना, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, हम नहीं मानेंगे, वेद को नहीं मानते। तो ऐसे कौन से लोग थे जो नास्तिक में कंसिडर किए जाते थे, जिसको हम हेट्रोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं, जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते थे? ऐसे भी 2-3 डिविजन्स आए। जैसे एक था चरवाक। चरवाक मतलब द मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? जो उपभोक्तावादी, मतलब ऐसे लोग जो उस चीज पे विश्वास करते हैं जो उनको दिख रहा है। जैसे मुझे पैसा दिखता है, पैसा मेरे जीवन को आसान बनाता है, तो मुझे लगता है कि भाई भगवान कुछ नहीं होता, पैसा ही मेरे लिए भगवान है। क्यों? मेरा पैसा रहेगा तो मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, मैं लाइफ को कंफर्ट कर पाऊंगा। जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। किसने देखा है कि भाई मैं भगवान से प्रेयर करूंगा तो मतलब मुझे आके वो ब्लेस करेंगे, या मुझे आके वो मेरी मदद करेंगे? मेरी मदद तो पैसा कर रहा है, मेरी मदद तो, अभी मुझे गर्मी लग रही है, मेरी मदद तो एसी कर रहा है, मुझे अभी कहीं जाना है तो मेरी मदद तो कार कर रहा है, मेरी मदद तो ट्रेन कर रहा है। मतलब वस्तु, जो आपके आसपास वस्तु, जो आपके जीवन को आसान बनाता है, जो आपके जीवन को आसान, तो उस चीज को मानने वाले लोग मटेरियलिस्ट। जैसे आज के जमाने में हम लोग काफी मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं, हमारे आसपास सारे संसाधन होने चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, हम हर चीज को, बाजार की हर चीज को खरीदना चाहते हैं। बाजार में हमें जो भी चीज दिखती है, हमें लगता है यार ये हमें आकर्षित कर रहा है, चलो इसको खरीदो, खरीद लो इसको, ताकि हमारे लाइफ को थोड़ा आसान बना दे। और उसी उसी चीज को खरीदने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं भाई कितना पैसा हम बना लें कि हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो मटेरियलिस्ट का मतलब क्या है गाइस? जो मटेरियलिस्ट हैं, चरवाक, जो लाइफ को एंजॉय की तरह लेते हैं, भाई लाइफ को एंजॉय करो, है ना, वैदिक अथॉरिटी और यू नो
इस तरह से विश्वास करना, जो चीजें नहीं दिखती, ठीक है, उस पर विश्वास करने क्या फायदा है? ऐसा चरवाक या मटेरियलिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि जो दिख रहा है बस उसी को मानो, जो नहीं दिख रहा है वो मेरे लिए नहीं है, वो बेकार की बातें हैं, वो झूठ है, ठीक है। तो ये एक तो चरवाक को मानने वाले लोग, मटेरियलिस्ट, जो वेद को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं, तो ऐसे चरवाक फिलॉसफी के कई लोग हैं। दूसरा जैनिज्म भी गाइस हिंदुइज्म से ही निकला है ना। तो जैनिज्म में भी इनकी अपनी मान्यता है। जैनिज्म में भी कुछ लोग हालांकि आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक भी हैं, तो मिला जुला है। बट जैनिज्म भी जो है इनकी अपनी मान्यता है, ये इनके अपने बिलीफ सिस्टम है ना। इनका क्या है, अपना बिलीफ सिस्टम, ये वेद को नहीं मानते बट इनका अपना बिलीफ सिस्टम है, ये अपने तरीके से चलते हैं, इनका अपना पूजा पाठ का तरीका है ना। इनका जो है अपना पूजा पाठ का तरीका, अपनी पद्धति है, जिसको ये मानते हैं, आज भी मानते हैं, ठीक है। और जैनिज्म के भी दो डिवीजन हुए, श्वेतांबरा और दिगंबरा। जैसे जैनिज्म में भी दो पार्ट है, एक श्वेतांबरा कहे जाते हैं, एक दिगंबरा, तो उसमें भी दो डिवीजन है, अलग अलग मान्यताएं हैं जैनिज्म के अंदर भी। और तीसरा गाइस बुद्धिज्म भी हिंदुइज्म से ही निकला। तो बुद्धिज्म जो आपका है, बुद्धिज्म आप सब लोग जानते हो, है ना। गौतम बुद्ध, उनके प्रिंसिपल, उनके आइडियाज, उनके सहींग्स को कई लोगों ने मानना स्टार्ट किया, तो बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म भी वेद को नहीं मानता, वेदास को नहीं मानता, है ना। तो बुद्धिज्म में भी आगे चल के गाइस दो डिवीजन हुए, हिनायना और महायाना, अलग अलग दो डिवीजन हुए। बुद्धिज्म में कुछ लोग हिनायना को मानते हैं, कुछ महायाना को, उनके अपने बिलीफ है। बट मिला जुला के ये है गाइस कि ये जो तीनों अलग अलग थॉट प्रोसेस है, जो अलग अलग फिलोसफी है, चाहे वो चरवाक की हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, तो ये बात है गाइस कि यहाँ पे जो है ये लोग वेद को नहीं मानते, वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते, ऋग्वेद को नहीं मानते, ठीक है। ऐसा क्या कारण था कि हिंदुइज्म से निकला? अब मान लीजिए कि आप अभी क्लास कर रहे हैं, आप अभी क्लास कर रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है। अभी आपका दिमाग खराब हो जाए तो आप क्या करिएगा? क्लास छोड़ के चले जाइएगा। आप सोचिएगा यार सर की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, सर की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे सर के साथ नहीं जुड़ना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हिंदुइज्म में कुछ बातें ऐसी थी जो कुछ लोगों को लगा कि यार ये अच्छी बातें नहीं है, मुझे नहीं रहना, मुझे अलग अपना धर्म बनाना है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैनिज्म बाहर आया, फिर बुद्धिज्म आया, ठीक है। गौतम बुद्ध तो सिद्धार्थ थे ना, वो तो क्षत्रिय थे, हिंदुइज्म में ही थे, बट कास्टिज्म से उनको प्रॉब्लम था। उनको लगा कि यार कास्टिज्म ठीक नहीं है, सभी इक्वल हैं, इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म, मतलब जात के आधार पे। और भी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगी, इनइक्वालिटी के खिलाफ उन्होंने, तो उनको लगा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जहां पे सब बराबर हो, कोई जाति प्रथा ना हो, हम इंसान है, वी ऑल आर इक्वल, ऐसा हो। तो उन्होंने फिर अपने प्रिंसिपल, उनको लोग मानने लग गए, है ना। ये क्लास मेंस पेपर की है या कॉमन की? मेंस, अभी बताता हूँ मेंस है कि प्री है, बताता हूँ अभी, डोंट वरी। तो ये है। तो इसी तरह से गाइस जो भी मान लीजिए कि हिंदुइज्म से मान लीजिए जैनिज्म निकला, तो उनकी मान्यताएं अलग थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे, हमारी अपनी मान। तो उस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि चीजें अलग हुई समय के साथ, है ना। तो इन्होंने इसलिए वेद को नहीं माना, क्योंकि मान लीजिए कि वेदास में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कास्टिज्म, जैसे जाति प्रथा है, तो जाति प्रथा में क्या है, कुछ चीजें इनइक्वालिटी बेस्ड है, जो वर्ण आधारित, जिसको आप वर्ण आधारित बोलते हो ना, वर्ण आधारित। तो उस प्रकार से बुद्धिज्म निकला, फिर जैनिज्म। तो उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया, उन्होंने फिर अपनी एक फिलॉसफी बनाई। अब जैनिज्म में या बुद्धिज्म में आपको ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं दिखेगा, कोई ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वहां पे सभी जैन, मतलब मैं भी जैन हूँ, मैं राहुल जैन हूँ, रेखा मैम रेखा जैन है, आकांक्षा मैम आकांक्षा जैन है, कविता मैम कविता जैन है। तो हम सभी लोग एक जैसे ही हैं, वी ऑल आर इक्वल। मैं आपका रिलेटिव हूँ, आप मेरे रिलेटिव हैं, समझ रहे हैं बात को। ऐसे ही बुद्धिज्म में भी है। हिंदुइज्म में थोड़ा सा अलग है, मैं राहुल मिश्रा हूँ, रेखा मैम रेखा त्रिपाठी हैं, प्रज्ञा मैम प्रज्ञा जैन है, कविता मैम कविता झुंझुनवाला हैं, विशाल जी विशाल यादव हैं, अशोक जी अशोक खंडेलवाल हैं। तो ये थोड़ा कुछ लोगों को ऐसा, जो महापुरुष हुए उस काल में, उनको लगा कि भाई इनइक्वालिटी है तो कुछ नया करते हैं, तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया, कई लोग उसको फॉलो करने लग गए, तो एक धर्म बन गया, एक पंथ बन गया, कई लोग उसको मानने लगे। बुद्धिज्म मानने वाले बहुत लोग हैं भारत में, जैनिज्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। तो ये तो मान्यता है, ये तो बिलीफ है कि आप किसको मानते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। तो इस हिसाब से अलग अलग हुआ। जो वेद को मानते हैं तो
वो फिर आस्तिक स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो ये गाइस भारतीय दर्शन है, लेकिन मिला जुला के ये चीज है गाइस कि भारतीय दर्शन एक बहुत ही अच्छा मतलब फिलॉसफी है ना। हाँ, चरवाक रिजेक्टेड अनुमान। तो वही बात है कि जो हमारे भारतीय दर्शन में मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो मैंने अभी आपको 6 मीन्स ऑफ नॉलेज बताया ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, शब्दा, अनुपलब्धि, ये जो 6 मीन्स ऑफ नॉलेज बताए, तो इसको नास्तिक स्कूल ने इन इन चीजों को भी रिजेक्ट किया। इनमें से कई सारे मीन्स ऑफ नॉलेज हैं जिसको नास्तिक स्कूल ने रिजेक्ट किया कि भाई ये बेकार की बातें हैं, ये कोई मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो तो नास्तिक है ना, वो आस्तिक से अलग है। तो उन्होंने कई सारे हिंदू फिलॉसफी में जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, भारतीय दर्शन में जो मैंने 6 आपको ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया, तो नास्तिक स्कूल ने मैक्सिमम ऐसे मीन्स ऑफ नॉलेज को रिजेक्ट किया, मानने से इनकार किया कि भाई हम ये मीन्स ऑफ नॉलेज को नहीं मानेंगे, हमारा एक अलग तरीका है। उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया, है ना। जैसे मैंने मटेरियलिस्ट है, तो मटेरियलिस्ट का मतलब क्या है, जो दिखता है, जो दिखेगा उसी पे विश्वास करेंगे, तो प्रत्यक्ष पे विश्वास करेंगे, जो दिख रहा है मुझे, है ना। तो इस तरीके से गाइज ये चीजें हुई। बहरहाल अनुमान जो हमारा है, अनुमान मतलब जो इन्फरेंस है, जिसमें हम गेस करते हैं ना, अपने प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे हम चीज़ों को गेस करते हैं, और गेस करके जो है नॉलेज गेन करते हैं मैक्सिमम। तो वहाँ पे जो है बड़ा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट में सिलेबस का पार्ट है, तो उसको हमें इन डेप्थ पढ़ना भी है। हमें क्या करना है, उसको इन डेप्थ पढ़ना है। जो हमारा अनुमान है, इन्फरेंस है, तो उसको हम लोग जो है इन डेप्थ पढ़ेंगे। वो एक चीज बच गया है। इसके अलावा एक हेतुभाष है, हेतुभाष भी एक टॉपिक है जो हमें करना है इसके अलावे। तो जब हम कल के क्लास में मिलेंगे तो हम एक तो इन्फरेंस अनुमान को पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, करीब 8 प्रकार हैं अनुमान के, करीब 8 प्रकार हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ हेतुभाष, हेतु, इसको देखेंगे। तो एक 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में हम भारतीय दर्शन आपको कंप्लीट करा देंगे, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम और भी आगे की बात करेंगे। ठीक है, आप में से कई लोग आज की क्लास में पहली बार आए हैं, तो मेरा नंबर आपके पास होगा। जो लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार ले लीजिए। हाँ, बताता हूँ, 9582444090। एक बार प्लीज मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए कोई, 9582444090। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो इस पर एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये क्लास जो है मैम यूजीसी नेट का है, ये यूपीएससी का क्लास नहीं है। तो यहाँ पे प्री और मेंस नहीं होगा, यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ये क्लास पेपर 1 को का है। पेपर 1 मतलब जनरल पेपर, सामान्य पेपर। ठीक है, सामान्य पेपर का ये क्लास चलता है। और पेपर 2 जो है वो तो आपका अपना, जिससे आपने मास्टर्स किया होगा, वो आपका पेपर 2 है। पेपर 1 सभी का एक होता है। जो 84 सब्जेक्ट्स है ना एनटीए में, टोटल 84, 83 था, अब 84। तो 84 सब्जेक्ट्स जो है वो उसके लिए कॉमन ही है। पेपर 2 आपका क्या है, कौन सा पेपर है मैम आपका, पेपर 2 क्या रखे हैं आप? सभी का अलग है ना, यहाँ पे सबका एक नहीं है। किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, सभी के अलग अलग है पेपर 2। सर नंबर फिर से बोल दीजिए। नंबर है मैम 9582444090। ऐसा नंबर है जो आपको याद हो गया होगा अगर आप ओके ओके ध्यान से ओके सुने होंगे। ओके। ठीक है, तो एक बार जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया, तो कई सारे बच्चे हैं जो जुड़ना भी चाह रहे होंगे, आप लोगों के माध्यम से कई लोग जुड़ेंगे क्लास में, तो उनको भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो वो बात कर लेंगे, एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे ना। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। हिस्ट्री का मैम मैं नहीं कराता, मेरा इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 है, तो मैं इंग्लिश की क्लास अभी तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कराऊंगा। नहीं, आपका टीजीटी है तो आप, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी इच्छा नहीं समझ पा रहा हूँ। आपकी इच्छा क्या है, पहले तो वो बताइए ना, कि आपका इच्छा मतलब मोटिव क्या है। आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी भी कर रहे हैं, आप जो है